हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अर्थशास्त्र की हमारी ये पहली क्लास रहेगी, जिसको हम डेमो क्लास के तौर पे भी कह सकते हैं। तो हमारा जो अर्थशास्त्र प्रवक्ता का जो सिलेबस है, उसमें पहला टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसके बहुत सारे डिटेल इसके अंतर्गत सिलेबस दिया गया है। तो हम इसका बेसिकली सबसे पहले आज की क्लास में हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और इसके अर्थ को समझेंगे कि आखिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है और इसकी क्या शाखाएं हैं और किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। और उसके बाद हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना स्किप के पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अंत में कमेंट से ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको क्लासें अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमें जो है मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके और साथ ही सब्सक्राइब करके। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, इकाइयों पर ज़्यादा अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जैसे कंज्यूमर्स है यानी कि उपभोक्ता है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा उद्यम यानी कि जो फर्म है जो उसको उत्पादित करने में मदद कर रही है, और साथ ही व्यक्तिगत बाजार। इन चारों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके कंज्यूमर्स आते हैं यानी कि उपभोक्ता आते हैं, उत्पादक आते हैं, उद्यमी आते हैं, और साथ ही व्यक्तिगत बाजार जहां वस्तु को बेचा जाता है और कीमतें प्राप्त की जाती हैं। तो ये हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रमुख चार इकाइयाँ मानी जाती हैं: उपभोक्ता, उत्पादक, उद्यम और व्यक्तिगत बाजार। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यह मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, लागत, उपभोक्ता का संतुलन और उत्पादक का संतुलन तथा बाजार के विभिन्न रूप का आदि का विश्लेषण करता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसके द्वारा मांग की आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है, लागत लागत का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता का संतुलन का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो उत्पादक है उसका संतुलन देखा जाता है, और साथ ही जो बाजार के विभिन्न रूप हैं उन रूपों का अध्ययन किया जाता है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह शाखा है दोस्तों जिसमें किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार और उसके निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं हम दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं उनके उनका अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और उसके निर्णयों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था की जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं, इनकी उसके बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हैं और इसके जो पर्सनल कॉन्सेप्ट हैं, पर्सनल जो यूनिट्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और इसके जो निर्णय हैं उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, मुख्य अध्ययन विषय क्या क्या है यानी कि मेन एरिया ऑफ स्टडी क्या क्या है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स की जो बेसिकली जो मेन एरिया ऑफ स्टडी है दोस्तों, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हम टोटल दोस्तों केवल अर्थ पर अभी जानकारी ले रहे हैं। बहुत इसका बड़ा सिलेबस है और हर टॉपिक को हम एक एक टॉपिक वाइज जो इसमें स्टडी करेंगे व्याख्यान के साथ, और साथ ही इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर भी अध्ययन करेंगे। तो मुख्य अध्ययन जो विषय होंगे इसके अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वो होंगे मांग और आपूर्ति का सिद्धांत होगा, उपभोक्ता का संतुलन होगा। ठीक है, तो उपभोक्ता का संतुलन इसमें मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, उत्पादक संतुलन इसमें मेन रोल प्ले करेगा, मेन एरिया के अंतर्गत आता है। साथ ही लागत और आय का सिद्धांत हमने इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा मूल्य का निर्धारण भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, मूल्य निर्धारण जिसको प्रीसिंग कहते हैं। इसके अलावा बाजार के प्रकार। अब बाजार के प्रकार क्या क्या होते हैं दोस्तों, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता वाली बाजार होती है,
और एकाधिकार वाली बाजार होती है और साथ ही अल्पाधिकार वाली बाजार होती है। तो बाजार के 3 नियम हैं: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो है कारक मूल्य निर्धारण का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें मजदूरी की बात की जाती है, ब्याज की बात की जाती है, किराया और लाभ की बात की जाती है कारक मूल्य निर्धारण के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्षेत्र थे, जिसका हम व्याख्यान के अंतर्गत लगातार क्लास के अंतर्गत जिसमें स्टडी करेंगे। तो ये वो पॉइंट थे। अब हम लेते हैं इस टॉपिक का, क्योंकि हमें आज का टॉपिक जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेना है और जिसमें हम इसका केवल अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये इस पे जो है डिटेल क्लास थोड़ा छोटी रहेगी। अब हम इसके एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से इसको स्टडी करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है मुख्यतः, ये हमको जानना है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार या रोजगार दर। तो दोस्तों जो माइक्रो की बात आती है तो यूनिट की बात आती है, और यूनिट को हिंदी बोलते हैं इकाइयाँ। तो जहाँ पर व्यक्तिगत इकाई की बात करेंगे तो समझ लेना है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मैटर है। ठीक है दोस्तों, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मुख्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अन्य नाम क्या है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अपार्थशास्त्र, मूल्य सिद्धांत या आय सिद्धांत। तो दोस्तों जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम कहते हैं, तो इसको जो है मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है दोस्तों, वह है मूल्य सिद्धांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये सबसे पहले किसने यहाँ पर लाया था? तो दोस्तों ऑप्शन है रैगनर फ्रिंच, एडम स्मिथ, मार्शल या रॉबिन्स। तो दोस्तों ये चार के चार अर्थशास्त्री हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो प्रयोग सबसे पहले किया था वो किया था रैगनर फिंच ने। किसने किया था? रैगनर फिंच ने सर्वप्रथम सूक्ष्म अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मांग का नियम किसके बीच संबंध को बताता है? तो मांग का जो नियम है दोस्तों किसके बीच के संबंध को बताता है? ऑप्शन है मांग तथा आपूर्ति, मांग और मूल्य और मांग, आय और मांग, लागत और उत्पादन। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मांग का नियम है, वो जो रिलेशन बताता है वो बताता है मूल्य और मांग के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कब होती है? यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बैलेंस की कंडीशन कब मानी जाती है? जब दोस्तों, जब ऑप्शन नंबर है जब एम यू इज इक्वल टू जीरो, एम यू इज लेस देन प्राइस, एम यू इक्वल टू प्राइस और टी यू अधिकतम हो। तो दोस्तों जो उपभोक्ता संतुलन है यानी कि कंज्यूमर्स बैलेंस की स्थिति कब होती है? जब एम यू इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि एम यू जहाँ पर जो है प्राइस के तौर पे है, यानी कि एम यू इक्वल टू जब प्राइस के इक्वल हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहलाता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन के किस चरण में घटती प्रतिफल की स्थिति होती है? तो उत्पादन का कौन सा चरण ऐसा है जिसमें घटती प्रतिफल को दर्शाया गया है? ऑप्शन है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या सभी चरणों में। तो उत्पादन का जो घटती प्रतिफल की चरण या स्थिति है वो है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के अंतर्गत दोस्तों उत्पादन के द्वितीय चरण के अंतर्गत घटती प्रतिफल की स्थिति को दर्शाया गया है।
क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली की विशेषता क्या होती है? तो एकाधिकार की स्थिति से ही पता चला होगा दोस्तों, जिसमें केवल अनेक विक्रेता हों, बिल्कुल गलत है। अनेक खरीदार और विक्रेता हों, बिल्कुल गलत है। एकाधिकार के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, केवल एक विक्रेता होता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और अनेक खरीदार ये भी रॉन्ग आंसर है। तो एकाधिकार की जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों, मोनोपोली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें केवल एक विक्रेता होता है जो अपने द्वारा ही सभी प्रकार के नियमों को लागू करता है और खुद ही उन्हें जो है प्रेषित करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि टूल्स के तौर पे है, वो है आपका आय, राष्ट्रीय आय बिल्कुल गलत। सामान्य मूल स्तर बिल्कुल गलत है दोस्तों। मांग और आपूर्ति। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो मेनली यूज किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है मांग और आपूर्ति का नियम। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके निर्धारण में सहायक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्पादन, बिल्कुल गलत। संसाधनों का आवंटन। तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत संसाधन का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है संसाधनों का आवंटन मेन रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। किसने कहा था? तो इकोनॉमिक्स को स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स यानी कि व्यक्तिगत स्टडी के बारे में और ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइन के तौर पे किसने माना था? तो ये जो माना गया था दोस्तों, ये माना था मार्शल ने। और मार्शल ने इसको जो है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इसको कहा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवसर लागत का क्या अर्थ है? यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ऑप्शन है भविष्य की लागत, वास्तविक लागत, या छोड़े गए विकल्प की लागत, या उत्पादन की लागत। तो दोस्तों अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो छोड़े गए विकल्प होते हैं उनकी लागत को ही जो है ऑप्शन के तौर पर लिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवसर लागत का अर्थ है छोड़े गए विकल्प की लागत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किससे निर्धारित होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है विक्रेता, खरीदार, मांग और आपूर्ति, या सरकार। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता होती है तो ऐसी स्थिति में मूल्य का निर्धारण दोस्तों मांग और आपूर्ति के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन उपकरण है दोस्तों क्या है, वो है मांग और आपूर्ति। तो मांग और आपूर्ति को दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रमुख उपकरण के तौर पर माना जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम मांग और आपूर्ति का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव किससे संबंधित हैं? तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपूर्ति, मांग, उत्पादन, या लागत। तो दोस्तों जो आय प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव का जो संबंध है वो मुख्यतः है मांग से। किसके है दोस्तों? मांग से संबंधित है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा,
क्योंकि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उससे आय उसकी बढ़ती रहेगी और वो जो है प्रतिस्थापित होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन का चौथा कारक क्या है? अब बात करते हैं उत्पादन की। तो दोस्तों उत्पादन का जो चौथा कारक है वो क्या है? ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी या उद्यमी। तो दोस्तों उत्पादन का जो मुख्य जो फोर्थ कारक जो है वो है उद्यमी। तो दोस्तों उद्यमी के उद्यम के आधार पर ही उत्पादन की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, यानी कि जो उद्योग होते हैं, जो फर्म होते हैं, वहाँ कितना उत्पादन होगा, ये सब उद्यमी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपभोक्ता अधिशेष यानी कि इसको कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है मार्शल, स्मिथ, पीगू या रॉबिन्स। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिशेष यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था मार्शल के द्वारा। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ये किसने कहा था? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस यानी कि ये जो है इकोनॉमिक्स को जो है चॉइस का विज्ञान किसने कहा था? साइंस ऑफ चॉइस यानी कि विकल्प का विज्ञान किसने कहा था? तो ऑप्शन है स्मिथ, रॉबिन्स, पीगू या केन्स। तो ये कहा गया था दोस्तों रॉबिन्स के द्वारा। रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस के तौर पे माना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? ऑप्शन है महंगाई, रोजगार, व्यक्तिगत इकाई या राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों जैसा हमने शुरू में ही किया था, आपको बताया था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है व्याख्यान क्लास के अंतर्गत हमने बात करी थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर स्टडी करता है। ये व्यक्ति की इकाई पर, व्यक्तिगत सहयोग पर, यानी कि व्यक्तिगत उद्यमिता पर चर्चा करता है। तो ये जो है व्यक्तिगत इकाई है और इससे संबंधित ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिगत इकाई से संबंधित समस्या से संबंधित अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी किसका माप है? तो यूटिलिटी किसके माप होती है दोस्तों? ऑप्शन है आय का, संतोष का, लागत का या उत्पादन का। तो दोस्तों जो यूटिलिटी होती है ये होती है संतोष का एक माध्यम होती है, क्योंकि ये संतोष की माप करती है, यानी कि जो उपभोक्ता जो जो उत्पादन हो रहा है उसका समाज जो है किस प्रकार से उसे संतुष्टि उस पे प्राप्त कर रहा है। तो ये जो है उपयोगिता की जो है उपयोगिता माप करता है संतोष का, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिद्धांत किसने दिया था? तो मांग की लोच का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या पीगू। तो दोस्तों मांग की लोच का सिद्धांत यह दिया गया था मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनविजिबल हैंड की अवधारणा किसने जुड़ी है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनविजिबल हैंड की अवधारणा को डेवलप किया गया था। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों? ये किया गया था अर्थशास्त्र के जनक, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं दोस्तों, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र को इनविजिबल हैंड के तौर पर इस अवधारणा के साथ विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में कौन सा उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो बहुत ही सूक्ष्म समय के अंतर्गत कौन सा उत्पादन कारक स्थिर होते जाता है?
ऑप्शन है श्रम, पूंजी, भूमि या उद्यमी। तो दोस्तों पूंजी एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत ही अल्पकाल में उत्पादन कारक के तौर पर स्थिर हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अल्पकाल में उत्पादन कारक जो स्थिर होता है वह है पूंजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किससे संबंधित है। तो घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम है दोस्तों वो किससे रिलेट करता है। ऑप्शन है उत्पादन, उपभोक्ता, लागत या आपूर्ति। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम संबंधित है दोस्तों, वह है उपभोग से संबंधित है। यानी कि यह जो इसका उपयोग होगा उसी पर निर्भर करता है घटती सीमांत उपयोगिता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, उपभोग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है और आय बढ़ने पर अगर उसके द्वारा किसी वस्तु की मांग को कम किया जाता है, यानी कि वो वस्तु की मांग को घटाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है कनिष्ठ वस्तु। क्या कहा जाता है दोस्तों, कनिष्ठ वस्तु नाम दिया जाता है। क्योंकि जब आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटने लग जाती है तो इसका मतलब उस वस्तु को का नाम दिया गया है कनिष्ठ वस्तु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग माना जाता है दोस्तों। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, गिफिन वस्तुएं यानी कि जिनको गिफिन गुड्स किस नियम का अपवाद हैं। तो गिफिन गुड्स जो है किस नियम पर का अपवाद करती हैं। ऑप्शन है आपूर्ति का नियम, मांग का नियम, उत्पादन का नियम और लागत का नियम। तो दोस्तों जो गिफिन वस्तुएं होती हैं ये होती हैं मांग के नियम का अपवाद होती हैं। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों, आप इसकी डिफाइन इसको समझ सकते हैं कि वे वस्तुएं जो मूल्य में वृद्धि होने पर जिनकी इन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है और मूल्य में कमी होने पर क्या होता है दोस्तों, इनकी मांग में भी कमी हो जाती है। तो ऐसी वस्तु को गिफिन गुड्स कहा जाता है। और ये जो है गिफिन वस्तुएं कौन से जो है नियम पर लागू नहीं होती है दोस्तों, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मांग के नियम का अपवाद है। और इनकी जो विरोधाभास में अगर बात करें तो गिफिन वस्तुएं जो है दोस्तों, ये विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की जाती है। यानी कि मुख्य कारण क्या है कि इनमें जो मूल्य में वृद्धि होती है दोस्तों, मूल्य में वृद्धि होने के साथ साथ जो है इन वस्तुओं की क्या हो जाती है, मांग भी बढ़ जाती है। और मूल्य अगर घटेगा तो इनके मांग में भी कमी आ जाती है। तो ऐसी वस्तु को गिफिन गुड्स कहा जाता है। तो ये मांग के नियम का अपवाद है। ऐसा नहीं कि जो है इनकी मांग बढ़ने पर कीमत में जो है वृद्धि होगी, ऐसा नहीं होता है। तो मांग बढ़ने पर इनकी जो है क्या हो जाती है, मूल्य में वृद्धि होने पर इन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। तो मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो ये मांग के नियम का अपवाद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंज्यूमर्स इज द किंग ऑफ मार्केट किस बाजार में कहा जाता है। तो किस बाजार में कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जो है किंग ऑफ मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार प्रतियोगिता। तो दोस्तों कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगर पूर्ण प्रतियोगिता होगी यानी कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता रहेगी तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता जो होगा, जो कंज्यूमर होगा, वही बाजार का किंग कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्पादन, व्यक्तिगत व्यवहार, सरकारी नीति या विकास दर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो रिलेशन है दोस्तों वह है व्यक्तिगत व्यवहार से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है पर्सनल बिहेवियर। ठीक है, व्यक्तिगत बिहेवियर पर डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी किसका परिवर्तन दर्शाती है।
तो दोस्तों जो मार्जिनल कॉस्ट है एमसी, जो ये किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाती है, किसका परिवर्तन दर्शाती है? ऑप्शन है कुल लागत, औसत लागत, स्थिर लागत या परिवर्ती लागत। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, वो परिवर्तन को दर्शाती है दोस्तों कुल लागत की। कुल लागत में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने वाली जो कॉस्ट होती है, वो मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लॉ ऑफ सप्लाई किस प्रकार का संबंध बताता है? तो लॉ ऑफ सप्लाई जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ऑप्शन है प्रत्यक्ष, विपरीत, स्थिति या स्थिर या कोई नहीं। तो लॉ ऑफ सप्लाई का जो संबंध बताता है वो बताता है प्रत्यक्ष संबंध को रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई के द्वारा जो रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है वो प्रत्यक्ष स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस प्रकार के विश्लेषण पर आधारित है? तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, किस प्रकार के विश्लेषण पर आधारित है? ऑप्शन है समष्टि विश्लेषण, आंशिक विश्लेषण, व्यापक विश्लेषण या दीर्घकालिक विश्लेषण। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आंशिक विश्लेषण पर। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो किसी भी वस्तु के आंशिक विश्लेषण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अर्थ पर इसमें चर्चा की है। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आपने लेक्चर का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्लास लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस प्रकार की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस, जो आपको सिलेबस के पर आधारित व्याख्यान और साथ ही एमसीक्यू प्रश्नों का यहाँ पर समावेशन देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी और पूरे क्लास का प्रत्येक टॉपिक आपको एक-एक करके इसमें क्लास के अंदर कराए जाएँगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इसमें अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे विशेष प्रकार के प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की जॉइन सेक्शन में जाके हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट टाइप के 3 प्रकार की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप जिस प्रकार के मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे उसी हिसाब से आपको हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे द्वारा जो है आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अन्य क्लास के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि प्रवक्ता से संबंधित सभी प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन और लगातार एक बेहतरीन क्लासेस का समावेश आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।